नमस्कार, अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर चमोली में मलारी हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। लाता से पास भूस्खलन हुआ है। गनीमत रही जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ उस समय हाईवे पर कोई नहीं था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। वहीं सड़क बंद होने से दोनों तरफ यात्रियों की लंबी लाइन लगी हुई है। हाईवे को खोलने का काम जारी है, लेकिन अभी रोड को खोलने में समय लग सकता है। आपको बता दें कि बारिश से बार बार पहाड़ी से मलबा आ रहा है, इसकी वजह से कई जगह हाईवे बंद हो रहे हैं। हालांकि मौके पर मौजूद प्रशासन की टीम सड़कों को खोल रही है। बागेश्वर के कपकोट में भारी बारिश मुसीबत बनी हुई है। यहां कपकोट कर्मी सड़क पर गासी के पास पहाड़ी से भारी बोल्डर गिरे हैं, इसकी वजह से सड़क पूरी तरह से बंद है और कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। आप साफ देख सकते हैं कि पहाड़ी से कैसे बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं। वहीं इस दौरान कई यात्री भी बाल बाल बच गए। सड़क बंद होने से कई लोग फंसे हुए हैं। वहीं प्रशासन की टीम सड़क को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन पहाड़ी से बार बार मलबा और पत्थर सड़क पर आ रहे हैं। केदारनाथ हाईवे पर सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच लगातार हाईवे पर बोल्डर गिरने का सिलसिला जारी है। केदार घाटी में कल देर रात से लगातार हो रही बारिश बोल्डर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से सोनप्रयाग में सड़क बंद हो गई थी, लेकिन अब सड़क को खोल दिया गया है। एनडीआरएफ श्रद्धालुओं को लगातार मदद पहुंचा रही है। बागेश्वर के नामती चेता बगड़ में रहने वाले खौफ में रहने को मजबूर हैं। यहां गुंठी गदेरे में हो रहे भूस्खलन से हालात काफी खराब हो रहे हैं। बरसाती नाले के उफान पर आने से भूस्खलन हो रहा है, कई घरों को खतरा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि गांव का सर्वे कराया गया है। प्रशासन की टीम कड़ी नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि नामती चेता बगड़ पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी का गांव है। तो गांव पर हमारी पूरी नजर है, अधिकारी इस बात को कह रहे हैं। मैंने टीम को भेजा था, उसमें हमारे सभी लोग वहाँ गए थे और जांच में ये पाया गया कि वो जो स्लाइड हो रहा है वो ऊपर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, लेकिन उसके आसपास कोई ऐसे घर नहीं है जिनसे घरों को खतरा हो। लोग भी सुरक्षित हैं और हम लोग उस पर कड़ी नज़र बनाए रखे हैं। अगर किसी भी प्रकार का ऐसा खतरा होगा तो लोगों को इवैक्यूएट करा दिया जाएगा। उत्तरकाशी में भारी बारिश से बंद हुए गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे को खोल दिया गया है। बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोला है। गंगोत्री हाईवे पर बदरकोट और गंगनानी के पास भारी भूस्खलन हुआ था, जिससे हाईवे बंद हो गया था। वहीं यमुनोत्री हाईवे के साला के पास बंद था। फिलहाल दोनों हाईवे को खोल दिया गया है, लेकिन पहाड़ी से भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है। रामनगर में तेज बारिश से बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। भलौन के पास बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिससे यहां ट्रैफिक जाम हो गया। इसी रोड पर पातली और अमोठा के बीच एक कलमट भी पानी के बहाव में बह गया। इस रोड में एक जगह मलबा भी आया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बारिश जहां निचले इलाकों के लिए मुसीबत साबित हुई है, तो वहीं पहाड़ पर मौसम की मार कुछ ज्यादा पड़ी। विकासनगर के कई गांवों में हालात बेहद खराब हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। विकासनगर में बारिश मुसीबत बन गई है। कई जगह तो हालात बेहद खराब हैं। हथियारी क्षेत्र से बिनहार की तरफ जाने वाली रोड के हाल देखिए। लोग रोज जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर है। न्यूज 18 की टीम भी उन गांव के हालात का जायजा लिया
जहां कुदरत की मार पड़ी है। मैं बहुत दिक्कतें आ रही जी रास्तों में ना जी, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है रास्तों का, सड़कों का, आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। बस घर ही रहना पड़ता है जी, कहाँ जाएं। कैद हो गए? कैद ये किसी में गए, काम पे नहीं जा सकता आदमी, कहीं दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर सकता, घर ही पड़े। बहुत नुकसान हुआ, सड़कों का हुआ, घरों का हुआ, कई बहुत नुकसान है। ऐसी पानी की लाइनें टूट जाती है, पाइपें टूट जाती है। हथियारी से गुजरते हुए रास्तों की इन दुश्वारियों की वजह से 6 से ज्यादा गांव का संपर्क मार्ग प्रभावित है। बावनधार से लेकर स्वर्ण, डांडा डोखरा समेत कुलेत बैंड, मदरसू और मटोगी गांव के कई हजार लोग इन रास्तों पर मुश्किल भरे सफर को करने के लिए मजबूर हैं। जगह जगह रास्ते धंसे हुए हैं, कई पुलिया क्षतिग्रस्त हैं। खतरा इतना बड़ा है कि किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लगातार लैंडस्लाइड का हमारा ये इस वक्त हम दिनार क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहाँ पर रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ है और वहाँ पर हमारी गाड़ी फंस गई है। जिसके बाद हम इस ट्रैक्टर के माध्यम से आगे का सफर तय कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्रैक्टर के माध्यम से हम उस गाँव तक पहुँच पाए जहाँ पर मुठभेड़ हुआ है। बारिश से कभी भी पहाड़ी से मलबा सीधे सड़क पर गिर रहा है और रोड बंद हो रही है। वहीं प्रशासन ने मौके पर जेसीबी मशीनें तैनात की हैं, लेकिन बार बार बारिश और मलबा आने से भारी दिक्कतें हो रही हैं। पहाड़ के इन ग्रामीण क्षेत्रों के हालात बेहद खराब हैं। जगह जगह रास्ते बह गए हैं, टूट गए हैं और ये सिंचाई की नहरें जो हमारे जगह जगह से गिरने लगी है। दिक्कत है कि मोटरसाइकिल बड़े मुश्किल निकालने पड़ते हैं, सामान बड़े मुश्किल आ रहा है, गाड़ी भी कल से नहीं आ रही। पानी का आपको पता है, पानी दिन आ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे हों या फिर रोज की जरूरत को पूरा करने के लिए बाजार जाने वाले सभी लोग इन खराब रास्तों से होकर गुजरते हैं और सबसे ज्यादा परेशानी बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने में हो रही है। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, आप मेरे ठीक पीछे की तस्वीर देख पा रहे होंगे। यहां पर एक बड़ा लैंडस्लाइड जोन बन चुका है और यहां पर रोजाना हजारों की संख्या में लोग गुजरते हैं। तकरीबन आधा दर्जन से अधिक गांव के लोग इस मार्ग से जुड़े हुए हैं और रोजाना यहां से जान हथेली पर रखकर अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यही वो पहाड़ की दुश्वारियां हैं जिसका रोजाना लोगों को सामना करना पड़ता है। कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18, विकासनगर। आगे बढ़ते हैं। खबर चंपावत के बनबसा से है, जहां भारत नेपाल सीमा पर एसएसपी के चेकिंग के दौरान 2 तस्कर अरेस्ट हुए हैं। एक के पास 7.65 mm के 40 कारतूस बरामद हुए हैं। एसएसपी ने दोनों तस्करों को बनबसा थाने की पुलिस के हवाले कर दिया है। एसएसपी के हवाले से बताया गया कि सतीश नैनवाल के पास 40 कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं कारतूस मामले में आरोपी सतीश नैनवाल के भाई प्रमोद नैनवाल ने कहा कि मैं कारतूस नहीं लेकर जा रहा, मेरा भाई अलग है, उसका परिवार अलग है। मेरा भाई, उसका परिवार अलग है, उसका घर अलग है, वो मेरे से अलग रहता है। क्योंकि उसको टारगेट इसलिए इतनी छोटी सी गलती के लिए, गलती हुई है, मैं नहीं कह रहा हूँ गलती हुई है, उससे छोटी सी गलती हुई है, क्योंकि रसीद जो जल्दीबाजी में निकाल देती है, कॉटेज घर निकाल देती है। वो कानून के हिसाब से उसे पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसमें जो विधि, मैं कह रहा हूँ भूल हो गई, उससे भूल से अपनी कॉटेज निकालना भूल गया, जो लाइसेंस ही है। वहीं मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पूरे मामले में कानून अपना काम करेगा। से उनका लाइसेंसी रिवॉल्वर तो अपने घर में है, लाइसेंस भी उनके पास है, लेकिन उस बैग में कुछ कारतूस उनके गलती से रह गए और उसका संज्ञान, क्योंकि जब नेपाल सरकार ने खरीद के कागज मंगा दिए, उनको पहुंचा दिए गए। उसके साथ साथ उनका रिवॉल्वर का लाइसेंस मांगा गया था ओरिजिनल। पहले फोटो व्हाट्सएप भेजा तो व्हाट्सएप नहीं माना, उनको ऑनलाइन भेजा, उसको पहुंचा दिया गया। ठीक है, एक विधायी प्रक्रिया के बाद ही इस संदर्भ में कुछ कहा जा सकता है। प्रमोद नैनवाल और सतीश नैनवाल का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है और जो बीजेपी उनके भाई को सही बता रही है, उसी बीजेपी की दोनों किरकिरी करवा चुके हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। विधायक जी के जो भाई हैं वो अपने कारोबार के संबंध में, यानी मजदूरों को लेने के लिए वो नेपाल गए थे, तो उनके पास खुद स्वयं की अपनी जो भी सरकार से प्रदत्त जो लाइसेंस वाली गन है वो है, तो उसके वो कारतूस, उनका कहना है कि भाई मेरे से मेरी गन छूट गई थी, लेकिन मेरे कारतूस बैग में पड़े हुए थे,
और इस वजह से जो है कि ये कारतूस मेरे पास आए हैं। मेरा न कोई ऐसा उद्देश्य था, ना ये कोई आगे का उद्देश्य है, और उसके पूरे कागजात भी उन्होंने प्रशासन को दिखा दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने वही बात कही जो 40 कारतूस ले जाने वाले मुख्य आरोपी सतीश नैनवाल के विधायक भाई प्रमोद नैनवाल ने कही थी। बॉर्डर पर एडवांस मशीनें ना होती तो 40 जिंदा कारतूस के साथ सतीश नैनवाल नेपाल पहुंच चुका होता। गिरफ्तार सतीश नैनवाल के खिलाफ ये कोई पहला मामला नहीं है। उद्यान घोटाले में हाईकोर्ट ने जब सीबीआई जांच का आदेश दिया, उस आदेश में भी सतीश नैनवाल का नाम है। हालांकि अब तक सीबीआई ने सतीश नैनवाल से पूछताछ नहीं की है, तो आदेश में साफ लिखा है कि ये विधायक प्रमोद नैनवाल का भाई है। वहीं भतरौज खान थाने में मारपीट के मामले में भी एक ऑडियो चर्चाओं में रहा, जिसके बाद पार्टी ने कैलाश पंत और प्रमोद नैनवाल को तलब किया था। इसी विवाद के दौरान मंत्री पद को लेकर 30 लाख रुपए देने वाला ऑडियो भी चर्चाओं में रहा। वहीं बेताल घाट की एक महिला ने भी जमीन से जुड़े मामले में डराने धमकाने का आरोप लगाया था, जिसे विधायक प्रमोद नैनवाल ने षड्यंत्र बताया था। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस हमलावर है, क्योंकि जिंदा कारतूस पकड़े गए हैं। आज प्रमोद नैनवाल जो विधायक हैं, उनके छोटे भाई सतीश नैनवाल नेपाल सीमा पर अवैध गोलियों के साथ पकड़े गए हैं। 57 बटालियन सशस्त्र सीमा बल ने उनको 7.65 ml कारतूसों के साथ पकड़ा है, जिसकी संख्या लगभग 40 बताई गई है। लेकिन सरकार और प्रशासन अब उनको बचाने की कवायद कर रहा है। राजनीति अपनी जगह है और सच्चाई अपनी जगह, पर ये भी सच है कि वजह जो भी हो, अलग अलग मामलों में किरकिरी बीजेपी की ही हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी देहरादून के नामी बोर्डिंग स्कूल में 8वीं क्लास के छात्र के साथ हुई रैगिंग और शोषण मामले में पुलिस ने पीड़ित के बयान ऑनलाइन दर्ज किए हैं। वहीं अब पुलिस छात्रों के साथ स्कूल प्रबंधन से भी पूछताछ करने जा रही है। वहीं एसएसपी देहरादून का कहना है कि पीड़ित के बयानों के बाद पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इस पर जांच टीम जल्द ही सभी उन छात्रों के बयानों को दर्ज करेगी। साथ ही मामले में पीड़ित परिवार को पुलिस ने देहरादून आने के लिए कहा है। हमने ऑडियो वीडियो माध्यम से दर्ज कर लिया है। स्कूल में भी जिस छात्रों के बारे में ऐसा कुछ बात बताया गया है, उस संबंध में भी हमने जो आईओ हमारी है, लेडी अफसर है, उनको बताया है कि वो बच्चों के ध्यान रखते हुए और अपने स्तर से उसमें वहां पर जानकारी करें। और एक बार जब पेरेंट्स और विक्टिम यहाँ पर आ जाते हैं तो उनसे प्राथमिक पूरी पूछताछ करके और इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई बनेगी वो तत्काल इसमें की जाएगी। कुमाऊं के तराई के इलाके में एक बार फिर वन कर्मियों और तस्करों के बीच जानलेवा मुठभेड़ हुई है, लेकिन इन मुठभेड़ों की वजह क्या है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। जंगल के भीतर फॉरेस्ट कर्मचारियों और लकड़ी तस्करों के बीच लाइव एनकाउंटर की ऐसी तस्वीरें आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। कुमाऊं के तराई में मौजूद इन बेशकीमती जंगलों को बचाते हुए फॉरेस्ट के 4 कर्मचारी लकड़ी तस्करों की गोलियों का निशाना बन गए, लेकिन गनीमत ये रही कि इनकी जान बच गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं आखिर तराई के इस जंगल में आए दिन क्यों होती हैं? पिछले 1 साल के भीतर तराई सेंट्रल और पश्चिमी डिवीजन में तस्करों और फॉरेस्ट टीम के बीच ये छठा खूनी संघर्ष है और इसकी वजह भी खुद वनकर्मी बता रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जंगल है। इसमें खासतौर से शीशम है, खैर है, सागौन है, इस तरह का जो कमर्शियल टिम्बर है ये हमारा महत्वपूर्ण विद्यमान है। इसके अलावा टाइगर हैं, गुलदार हैं, ये सब चीज़ें भी है जिनको टारगेट करके जो पोचर हैं वो वन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। दूसरी तरफ आए दिन हो रही लकड़ी तस्करी और वन्य जीवों का शिकार रोकने के लिए हो रहे लाइव एनकाउंटर्स के बाद वन महकमा अपनी स्ट्रेटजी बदल रहा है ताकि तस्करों को रंगे हाथ पकड़ा जा सके और मुठभेड़ होने की स्थिति में तस्करों को मार भगाने से रोका जा सके। पिछले 1 हफ्ते में 2-3 ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई हैं, तो उसके रिस्पांस में हम लोगों ने स्टाफ को ये निर्देशित किया है कि आप लोग कहीं पर भी जाएं तो एक बड़ा ग्रुप बना के उसमें गश्त करें। आइसोलेटेड 1-2 इंडिविजुअल्स उसमें ना जाएं, बढ़िया टीम बना के उसमें जाएं और उसके बाद वो उसमें अपनी कार्रवाई करें। जहाँ तक
अस्त्रों की बात है तो हमारे पास अभी तो रेंज में सफिशिएंट नंबर में है, बट अब हम लोग ने थोड़ी सी मैपिंग करके जो सेंसिटिव रेंजेस हैं उसमें संख्या बढ़ाने का हम लोग प्रयास करें। जाहिर है पहले भाखड़ा, फिर कोसी, फिर रामनगर और अब पीपल पड़ाव रेंज में हुई मुठभेड़ें बता रही हैं कि वन तस्कर शांत नहीं है। इनकी काली नजर तराई की बेशकीमती खैर, शीशम, सागौन जैसी लकड़ी पर तो है ही, साथ ही टाइगर और हाथी जैसे खूबसूरत जंगली जानवर भी उनके निशाने पर है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, ऋषिकेश से खबर है। यहां पर बिहार का कुख्यात आरोपी पौड़ी में गिरफ्तार हुआ है। आरोपी रंजीत चौधरी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपी रंजीत पर 11 हत्याओं का आरोप है। इसके साथ ही हत्या, लूट, रंगदारी के मुकदमे भी दर्ज हैं। पौड़ी के लक्ष्मण थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। बिहार पुलिस के साथ उत्तराखंड पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। आगे बढ़ते हैं, ऋषिकेश घूमने आया एक पर्यटक गीता भवन के पास नहाते हुए गंगा की तेज धारा में बह गया। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया। फिलहाल नदी के तेज बहाव में बहे पर्यटक का कोई सुराग नहीं लगा है। पर्यटक मोहाली चंडीगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है, जो परिवार के साथ ऋषिकेश घूमने आया था और नहाते वक्त हादसे का शिकार हो गया। रामनगर से खबर है, चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी नैनीताल से देहरादून जा रही थी, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को रामनगर डिग्री कॉलेज में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बताया गया कि देहरादून के रूट पर मौसम खराब था, इसके चलते चीफ सेक्रेटरी को रामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि थोड़ी देर में मौसम ठीक हो जाने के बाद वो देहरादून के लिए उड़ गई। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तरकाशी में वर्णावत पर्वत पर हो रहे भूस्खलन का टीएसडीसी, जीएसजीआई और यूएलएमएमसी के विशेषज्ञों ने सर्वे किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार वर्णावत पर्वत को लेकर गंभीर है। सर्वे टीम के सर्वे के बाद की ट्रीटमेंट के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अगर विस्थापन की जरूरत होगी तो वो भी किया जाएगा। टीएसडीसी और दूसरी संस्थाओं को उसमें लगाया गया है, वो लगातार सर्वेक्षण कर रही है और उसके बाद जो भी रिपोर्ट हमारे पास आएगी, यानी सरकार के पास आएगी, उसके मुताबिक फिर हम इस पे आगे बढ़ेंगे, यानी कि उसको कैसे रोकथाम किया जाए, उसका कैसे ट्रीटमेंट हो, ये सारी बातें उसकी रिपोर्ट के बाद होंगी। हमारी सरकार इसके लिए गंभीर है। केदारनाथ धाम की दूसरे चरण की यात्रा ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। मानसून के बाद अब बाबा केदार के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने लगा है। हालांकि कुछ दिनों पहले केदार घाटी में आई आपदा के बाद भी अभी तक केदारनाथ पैदल मार्ग और हाईवे पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं और फिलहाल वैकल्पिक रास्तों से आवाजाही हो रही है। उत्तराखंड की दून यूनिवर्सिटी को नैक की 2024 रैंकिंग में ए ग्रेड मिला है। वहीं ए ग्रेड मिलने से यूनिवर्सिटी में खुशी का माहौल है। इससे पहले सर्वे में साल 2017 में यूनिवर्सिटी को C++ रैंकिंग मिली थी। केवल 7 सालों में हुए सर्वे में बेहतर शिक्षण और अन्य मानकों को देखते हुए दून यूनिवर्सिटी को ए रैंकिंग में रखा गया है। वहीं मामले में वाइस चांसलर सुरेखा डंगवाल का कहना है कि रैंकिंग से संतुष्ट तो हैं, लेकिन यूजीसी की तरफ से उनको सही रैंकिंग नहीं मिली। इसके लिए एक बार यूनिवर्सिटी अपील में जाएगी। में दून यूनिवर्सिटी ने अपनी 2017 की ग्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट किया और थर्सडे को जो रिजल्ट खुला 2 बार की विजिट के बाद, तो नैक ने हमको ए दिया है
और इस बीच फॉर द लास्ट 2.5 years पूरी यूनिवर्सिटी ने बहुत मेहनत करी और नैक में अगर बढ़ोतरी होती रहे, बहुत ज़्यादा बड़ा सिस्टम है, बहुत काम करना पड़ता है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।